नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में कोरोना पीड़ित को वेंटिलेटर न मिलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले में जनहित याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली जैसे शहर में धर्मेंद्र भारद्वाज ने क्या कहा है, पहले वो सुनाते हैं जिस पर ये एनडीटीवी ने खबर की और अब उस खबर को देखकर हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। पहले उसे सुनते हैं। हम लोग दिल्ली जैसे शहर में रह के, मतलब एक कैपिटल में रहते हैं, हम इंडिया के कैपिटल में रहते हैं और इतना हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहे हैं। इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इन्होंने बोल दिया आप बेड अरेंज कीजिए। वेंटिलेटर बेड्स कैसे अरेंज होते हैं? पहले तो आप ये बताइए, पहले तो पब्लिक को ये सिखाइए कि वेंटिलेटर बेड के लिए क्या करना पड़ता है उसे। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं। शरद, सवाल ये कि कोर्ट में क्या माना दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स को लेकर, और दूसरा, हम और आप भी अस्पतालों के चक्कर बहुत काटे हैं, रिपोर्टिंग से लेकर अपने घर वालों तक के लिए। दवाएं, इंजेक्शंस, ये तो समझ में आता है, कोई वेंटिलेटर बेड कहां से लेकर आएगा? ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए, पहले मैं कोर्ट का बता दूं। कोर्ट ने जो सबसे ज्यादा संज्ञान लिया वो इस बात का लिया है कि धर्मेंद्र भारद्वाज ये लगातार जिक्र कर रहे थे अपने वीडियो में कि उन्होंने हेल्पलाइन पर संपर्क किया और बहुत से लोगों से उन्होंने बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर मिलाए, बहुत से लोगों से बात करी, लेकिन उनको मदद नहीं मिल पाई। तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है कि हेल्पलाइन इसलिए जरूरी है कि ना सिर्फ लोग रिपोर्ट कर सकें बल्कि मदद भी ले सकें, लेकिन इस मामले के अंदर जो है उनको हेल्पलाइन से मदद नहीं मिल पाई। तो दिल्ली सरकार ने कोर्ट में ये माना है कि हेल्पलाइन प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही थी और उसको अब ठीक करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों में ये जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी और दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि वो एक सिस्टम डेवलप कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर एक बेसिक सी जानकारी भी अगर हेल्पलाइन से नहीं मिल सकती है तो फिर एक मरीज करेगा क्या? मरीज की स्थिति ऐसी होगी जैसे धर्मेंद्र भारद्वाज की है। जैसे अब बात इसमें की गई कि अस्पताल ने कह दिया कि आप वेंटिलेटर का इंतजाम कर लीजिए। तो पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है कि किसी को भी ये नहीं पता है कि वेंटिलेटर कैसे मिलता है, किस अस्पताल में जाना है, और वो भी इस कोरोना काल में जब आपका मूवमेंट भी जो है एक जगह से दूसरी जगह आसान नहीं है। तो और विडंबना ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 250 वेंटिलेटर हैं जिसमें केवल 11 पर ही मरीज हैं, यानी 239 खाली हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 72 वेंटिलेटर हैं जिन पे केवल 15 मरीज हैं, यानी कि 57 खाली हैं। फिर भी अगर धर्मेंद्र भारद्वाज को अपनी माताजी के लिए वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा तो फिर यही कहना होगा कि सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसकी वजह से ही धर्मेंद्र भारद्वाज की ये स्थिति हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब 3 जून को जो है कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। जी, उम्मीद करते हैं कि इसका कोई असर हो सरकारों पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर। इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया शरद। और अंजलि, अगर देखें तो इसमें कोर्ट में माना है कि हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और सबसे बुनियादी और बेसिक चीज है जो हेल्पलाइन नंबर है कि आदमी परेशान हो तो कहां फोन करे जहां से उसे जानकारी मिल पाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी अपने एक बयान पर घिर गए। दरअसल सुशील मोदी ने कहा था कि राजस्थान सरकार ने बिहार के छात्रों का ट्रेन किराया देने से इनकार कर दिया, तब बिहार सरकार उन्हें अपने खर्चे पर वापस लाई, जबकि बिहार सरकार के अधिकारियों का बयान सुशील मोदी के बयान से बिल्कुल उलट है। उधर अधिकारी कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने खुद से ये घोषणा की थी कि वो कोटा से आने वाले बच्चों का खर्च उठाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आइए एक बार एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर सुशील मोदी ने ट्वीट करके क्या कहा था। उन्होंने दरअसल ट्वीट में कहा था कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमदर्दी दिखाने वाले कहां गए जब कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार ने उन्हें भेजने के लिए किराया देने से मना कर दिया। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। मनीष, रोज ही आपसे बात होती है, लगता है कि बिहार सरकार की प्रायोरिटीज इस कोरोना काल में बहुत ही गलत हैं। जो बात 3 हफ्ते पहले हो चुकी थी, बच्चे आ गए, सब कुछ सुरक्षित हैं, उसके पैसे को लेकर के लड़ रही है, जहां की मुजफ्फरपुर में उनके प्लेटफॉर्म पर एक महिला की मौत हो गई गर्मी से।
देखिए अंजलि, सुशील मोदी को हर दिन बयान देने की आदत है और उनका हर एक बयान, हर दिन के बयान में एक बयान होता है जो वो राजद और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं। और ये बयान जो है उन्होंने उसी राजद और कांग्रेस को घेरने की अपनी हर दिन की रणनीति के तहत दिया था, लेकिन ये उन्हें इसलिए उल्टा पड़ गया क्योंकि बिहार सरकार के अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार ने तो हमसे पैसा मांगा ही नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार को हमने पहले ही सूचित कर दिया था कि कोटा से छात्रों को लेकर जो भी ट्रेनें चलेंगी उसका पैसा हम देंगे। और इसके लिए पटना के जिलाधिकारी ने रेलवे को 1 करोड़ रुपए का चेक उनके खाते में जमा किया, तब ये ट्रेनें चलनी शुरू हुई, क्योंकि राजस्थान सरकार तो पैसे ले नहीं रही थी। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि राजस्थान से जो भी श्रमिक आए, राजस्थान सरकार ने उन्हें अपने खर्चे पर, यानी कि उनके टिकट का जो भी भाड़ा आ रहा था वो पैसा रेलवे को एडवांस में जमा करके दिया। लेकिन सुशील मोदी की दिक्कत यह है कि शायद वो अपनी बयान देने के पहले तथ्यों को क्रॉस चेक नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोटा के छात्रों का मुद्दा उन्हें मालूम है कि जिस पर ये बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जमकर आलोचना होती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने छात्रों को लाने के लिए पहले ही लॉकडाउन का उल्लंघन करके बसें भेजी थी, उसमें बिहार सरकार पीछे रह गई थी, बिहार सरकार की काफी आलोचना हुई थी। तो अब उन्हें लगता है कि ऐसे बयान देकर जो तथ्यों से परे है वो शायद राजद और कांग्रेस को घेरने में कामयाब होंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस के, चाहे वो राजस्थान के मंत्री हों या बिहार में जो कांग्रेस के विधान परिषद या विधान सभा के सदस्य हैं, वो उनका खुलकर उनको जवाब भी दे रहे हैं और उनको चुनौती भी दे रहे हैं। सारिक, मनीष, अगर माइग्रेंट लेबरर्स उनकी परेशानी और उनकी जा रही जान पे ध्यान दिया होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। देखिए सारिक, मैं आपको बता दूं कि अगर आज श्रमिक भारतीय रेल में अगर कष्ट में हैं और उनकी जाने जा रही हैं, अभी तक मैं आपको बता दूं, मैं अभी सुबह में कुछ काउंट कर रहा था तो कल के दिन में 4 लोगों की मौत हुई। इसका एक ही कारण है कि भारतीय रेल ने शुरू के जो 10 दिन थे सारिक, उसमें ट्रेनें काफी अच्छी से चली, खाना पानी सबका इंतजाम हुआ, लेकिन बाद में इन्हीं ट्रेनों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक राजनीति शुरू हुई, विपक्षी दलों की सरकार को घेरने की कोशिश हुई और नियमों को बदलाव किया गया। जो नियम था कि पहले आप दोनों राज्य, यानी कि जहां से ट्रेन शुरू होगी, जहां ट्रेन खत्म होगी, दोनों राज्य की कंसेंट से चलाया जाएगा, उस टर्मिनेटिंग राज्य का कंसेंट आपने खत्म कर दिया। उसके बाद ट्रेनों में भेड़िया दसान लोग भीड़ जो है वो खूब जमकर आने लगी, जिससे जो लोग अंदर थे उनको और ज्यादा परेशानी हुई। तो जब ये राजनीति शुरू हुई, वही आज श्रमिकों की मौत हो या श्रमिकों की मुश्किलों का जड़ में है। और चूंकि ये बिहार में मौतें हो रही है तो बिहार सरकार इस पे कभी रेलवे के ऊपर सवाल नहीं उठाएगी, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। अपनी सरकार को वो आखिर घेरे तो कैसे घेरे, लेकिन दबी जुबान में सब स्वीकार करते हैं कि जब तक आपने श्रमिकों को केवल पहुंचाने का उद्देश्य रखा तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बवाल नहीं था। जब इन्हीं ट्रेनों को माध्यम बनाकर आपने राजनीति शुरू कर दी कोरोना के समय, तब उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो उसके कारण जो है श्रमिक पिस रहे हैं। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो वक्त एक साथ एकजुट होकर खड़े होकर लोगों की परेशानियों से उन्हें निजात दिलाने का था, लेकिन यहां पर राजनीति हावी। कोरोना संकट के बीच टिड्डियों के दल ने भी आतंक मचा रखा है। अब तक 6 राज्यों में टिड्डियों ने हमला किया है और करीब 1.25 लाख एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियों के दल अब तक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई जिलों में आतंक मचा रहे हैं। भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण की मुहिम में ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला अब किया है। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं इस परेशानी से निपटने के लिए। हिमांशु, अगर देखें तो 3 दशक में सबसे बड़ा ये टिड्डियों का हमला है जो अब 6 राज्यों में भी फैल चुका है। ये चुनौती कितनी बड़ी है और इससे निपटना कितना मुश्किल होगा? देखिए, निश्चित तौर पर चुनौती बहुत बड़ी है। कृषि मंत्रालय के एक नोट को मैंने कल पढ़ा था, उसमें यह कहा गया है कि पिछले 2 हफ्ते में करीब 303 जगह हैं 5 अलग अलग जिलों में, जहां पर टिड्डियों के खिलाफ का जो आतंक है उसके खिलाफ कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती करनी पड़ी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के लिए विशेष तौर पर यह संकट कितना बड़ा है। अगर सीधे तौर पर
47,000 से ज्यादा हेक्टेयर की जमीन पर कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो करना पड़ रहा है कृषि मंत्रालय को, अलग अलग राज्य सरकारों की, अब वो कितने बड़े स्तर पर करना पड़ रहा है और कितने बड़े स्तर पर फसलों को प्रभावित कर रही है ये टिड्डियां। ये कहा गया जो लेटेस्ट एडवाइजरी है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, कि अभी फिलहाल राजस्थान के जयपुर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर और मध्य प्रदेश के सतना और ग्वालियर जिलों में गुलाबी टिड्डियों के झुंड सक्रिय हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि रात को जब ये टिड्डियां जमीन पर उतरती हैं तो उस वक्त ये पहचान किया जाए उन इलाकों का और कीटनाशकों के जरिए इन पर छिड़काव किया जाए जिससे कि इन्हें मारा जा सके। और एक महत्वपूर्ण बात और जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो कृषि मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है, जो एक तरह से आगाह करता है उन राज्यों को जो प्रभावित हुए हैं, कि नए वयस्क टिड्डी जून के मध्य से सक्रिय होंगे, जो फसल की शुरुआत के साथ आक्रामक हो सकते हैं। इसके बाद एक जोखिम है कि स्वाम भारत पाकिस्तान सीमा के साथ जून माह में बारिश होने की स्थिति में गर्मियों के प्रजनन क्षेत्रों में चले जाएंगे। यानी ये जो आतंक है टिड्डियों का, ये खत्म होगा इसके आसार नहीं है और एक संभव है कि अगले महीने एक बार फिर नए सिरे से एक नया टिड्डियों का दल जो है वो भारत के इन इलाकों को फिर से प्रभावित कर सकता है। शारिक, शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। आने वाले समय में यूपी के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। कोरोना वायरस और कड़े लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है। पिछले 2 महीने में करीब 20 लाख प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस लौटे हैं। कामकाज के खुलने के बाद राज्य सरकार के पास 2 बड़ी चुनौतियां होंगी। एक तो उनके लिए रोजगार के इंतजाम की और दूसरी काम छूट जाने की वजह से तंगी में जी रहे लोगों के पेट भरने की। सोनभद्र से आलोक पांडे और प्रभात कुमार की यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के लिए फिक्र की सबसे बड़ी बात, भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले प्रदेश में सभी के लिए खाने की व्यवस्था कैसे हो। 20 लाख प्रवासी मजदूरों के वापस आने पर सरकार की परेशानियां और बढ़ गई हैं। नौकरी जा चुकी है, खाना खत्म हो रहा है, कई लोगों का राशन भी खत्म हो चुका है। कागज पर सरकार कहती है कि वो पूरी तरह तैयार है। इसी महीने सरकार ने ऐसा दावा भी किया था। 13 करोड़ 88 लाख यानी प्रदेश की आधी आबादी को मुफ्त चावल दिया गया, हर एक को 5 किलो चावल। कुल 6,94,000 मीट्रिक टन चावल बांटे गए। ये उनके नियमित राशन के अलावा दिया गया। सरकार का दावा है कि पिछले 2 महीने में 8,66,000 नए राशन कार्ड भी बनाए गए हैं। लेकिन क्या ये काफी है? 35 साल के प्रवासी मजदूर रविंद्र प्रसाद पासवान 1 महीने पहले गुजरात से उत्तर प्रदेश के दूर और पिछड़े जिले सोनभद्र में अपने घर लौटे हैं। अब भी राशन कार्ड के लिए दर दर भटक रहे हैं। कार्ड बनाने के लिए प्रधान जी को फार्म भरवा करके दे दिए थे। अच्छा, तो क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी बोले कि ठीक है, हम आगे भिजवा दे रहे हैं। इसके बाद जब आएगा तो जाके पता कर लें डीलर के पास। तो डीलर के पास गए तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुआ। बोला कि नहीं, अभी नहीं आने पाया है, जब आएगा तो कंफर्म करेंगे आपको। गुजरात में काम कर रहे थे, वहाँ के जितना पैसा बचा था खा पी करके तो बराबर कर दिए हैं। अगर आए दिन आएंगे तो 2 बच्चा है, पत्नी है, हम है, कहाँ से खाएंगे पियेंगे। सोनभद्र में सिर्फ प्रवासी मजदूर ही परेशान नहीं हैं। गरीबी और बीमारी से घिरे कचनरवा ग्राम पंचायत में 100 से ज्यादा लोगों को सरकारी लाल फीताशाही में राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। 30 साल की भाग्यवंती देवी को भी राशन कार्ड का इंतजार है। उनके पति प्रयागराज में मजदूरी करते हैं, वहीं फंसे हुए हैं। 259 के आसपास फार्म भरवा चुके और इससे बाद से लगभग 140-42 फार्म एक्टिव करके हम लोग जो है वितरण कर दिए क्षेत्र में। और शेष फार्म जो है लगभग 100 के आसपास जो बच रहे हैं वो सर प्रोग्रेस में है। अभी वो लगभग हमें लग रहा है कि 15-20 दिन में वो भी आ जाएगी। तो लॉकडाउन के बीच में और अब तक जब से लॉकडाउन है तब तक कितना कार्ड बना है? कितने लोगों ने आवेदन किया है? आवेदन किया है 18,150 लोगों ने। इसमें 7,598 लोगों की फीडिंग विभागीय वेबसाइट पर कराई गई। जनपद की ऊपरी सीमा पूरा हो जाने के कारण अब अवशेष कार्डों की फीडिंग नहीं होता है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से राशन कार्ड के लिए कितने आवेदन आए हैं?
कुल 18,150 लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है। हमारे सिस्टम में 7,598 लोगों का डेटा है। हम अपर लिमिट टच कर चुके थे, अब हम डाटा नहीं डाल सकते। ये सिर्फ एक जिले की कहानी है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। जाहिर है सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि मई के महीने में उन्होंने 13 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल फ्री में दिलवाया है और ये उनकी जो पेड एंटाइटलमेंट है उसके ऊपर है। लेकिन बहुत सारे माइग्रेंट्स, प्रवासी मजदूर और उनके परिवार अब वापस आ गए हैं और बहुत सारे अभी आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इन लोगों को भूख का सामना ना करना पड़े, ये जो चुनौती है ये सरकार के सामने बहुत बड़ी है। सोनभद्र में प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। वैसे तो देश भर में कामगार अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा तादाद यूपी लौटने वालों की है। आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से यूपी में 1337 ट्रेनों से करीब 2 लाख यात्री लौट चुके हैं। यूपी सरकार के मुताबिक गोरखपुर देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां 200 ट्रेन श्रमिकों को लेकर आ चुकी। लखनऊ की बात करें तो ये आंकड़ा लखनऊ में 90 ट्रेनों का है। बिहार में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना मरीजों की तादाद दोगुनी हो गई है। राज्य में 19 मई को यह तादाद 1559 थी, जो 27 मई को 3000 तक पहुंच गई। संक्रमितों में सबसे ज्यादा तादाद बिहार लौटे श्रमिकों की। देश के दूसरे हिस्सों से बिहार लौटे 2072 श्रमिक संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि 3 मई को जिस दिन से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू हुई, उस समय राज्य में केवल 500 लोग कोरोना से संक्रमित थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी ने राज्यपाल से गोपालगंज में हुए तिहरे हत्याकांड की जांच की मांग की। तेजस्वी के साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी थे। गोपालगंज में हथुआ में आरजेडी नेता जेपी यादव के घर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तेजस्वी ने जेडीयू नेता अमरेंद्र पांडे पर हत्या का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां तबाही मचा रहा है टिड्डी। 2 अलग अलग दलों ने, टिड्डियों के दलों ने यूपी के सीमावर्ती 2 जिलों झांसी एवं सोनभद्र के बाहरी इलाकों पर हमला बोल दिया है। मध्य प्रदेश की ओर से आई इन टिड्डियों को नियंत्रित और नष्ट करने की कार्रवाई शुरू की गई है। झांसी में तो काफी हद तक खदेड़ दिया गया, लेकिन वो एक तहसील को छोड़कर दूसरी तहसील में पहुंच गए। वैसे तो पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, लेकिन यूपी का हाल सबसे बुरा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे यूपी पर भारी पड़ने वाले हैं। माना जा रहा है अगले 24 घंटे में राज्य में पारा नए रिकॉर्ड बना सकता है। राज्य का बुंदेलखंड इलाका सबसे अधिक प्रभावित होता दिख रहा है। आपको बता दें प्रयागराज, बांदा, झांसी प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में शामिल। कानपुर और प्रयागराज और वाराणसी की हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप गर्मी से बेहाल लोगों की हालत देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं यूपी के ही कुछ इलाकों में ऐसे भी हैं जहां आज कुछ राहत मिल सकती है। यूपी के कई इलाकों में मौसम बदलता हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इन जिलों में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं। झारखंड में पारा अचानक बढ़ गया। मौसम विभाग के मुताबिक पलामू प्रखंड के 3 और उत्तरी छोटा नागपुर प्रखंड के चतरा जिले के में हीट वेव चलने की आशंका है। राज्य के इन इलाकों में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए हेल्थ सेक्टर में कई नए इजाद हो रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक रोबोट बनाया गया है। इस रोबोट को जिला प्रशासन ने स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की मदद से बनाया है। इस रोबोट की मदद से स्वास्थ्यकर्मी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 1.5 लाख पहुंच गई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अहम हो जाता है। बुलंदशहर में ये रोबोट मरीजों और डॉक्टर के बीच दूरी बनाए रखने में बहुत काम आ रहा है। इसमें लगा सेंसर आदमी की मौजूदगी को पढ़ लेता है। 3 शिफ्ट में 5 रोबोट काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर देने के अलावा ये कोविड मरीजों को खाना और दवा भी पहुंचा रहे हैं।
हम लोगों को काफ़ी भय था उसके अंदर कि ऐसा ना हो कि हम लोग भी इसमें एक तरह से संक्रमित ना हो जाएं। तो सर इन रोबोट के माध्यम से हमें काफ़ी मतलब फ़ायदा मिला है, जिससे कि हम इनसे काफ़ी अपनी दूरी बनाकर और इनको अच्छी सेवा दे सकते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए हमें इनको कोई खाना देना है तो हम रोबोट के माध्यम से ही इनको खाना दे सकते हैं, और मान लीजिए कोई मतलब सैनिटाइजर देना है या कुछ भी एक औषधि देनी है इनको, तो हम रोबोट के माध्यम से इनको अच्छी तरह से पहुँचा सकते हैं इनके पास। जिले के डीएम ने शारदा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के छात्रों से रोबोट बनाने के लिए कहा था। सेकेंड ईयर के 3 छात्रों ने रोबोट बनाए हैं। जिला प्रशासन बुलंदशहर द्वारा पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट को कम करने के लिए 2 व्यवस्थाएं की गई हैं। एक जहां टच फ्री रोबोट द्वारा हैंड सैनिटाइजर दिया जाता है, और दूसरा जहां रोबोट का इस्तेमाल L1 श्रेणी कोविड हॉस्पिटल में रोगियों तक दवाई खाना पीना पहुंचाने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान बुलंदशहर जिला प्रशासन ने हमें रोबोट बनाने के आदेश दिए। मैंने मेरे 2 दोस्त अतुल कुमार और शोभित भारद्वाज के साथ मिलकर रोबोट बनाए। ये रोबोट आइसोलेशन वार्ड में खाना और दवाइयाँ पहुँचाने का काम करते हैं, और ये हाथों को ऑटोमेटिकली सैनिटाइज भी करते हैं। एक रोबोट को बनाने की कीमत 75,000 रुपये आई है। बुलंदशहर में कोरोना के 27 मरीज हैं, 70 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये रोबोट कोरोना से लड़ाई में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। रिका रॉय की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सरकार लगातार आत्मनिर्भर होने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल बटरफ्लाई फील्ड भी काम कर रहा है। यह पोर्टल बच्चों को खुद से साइंस प्रोजेक्ट पर कैसे काम किया जाए, ये हुनर सिखा रहा है। How many of you are interested to know the manufacturing process? Give me thumbs up. Okay, so many. लगभग 14 लाख बच्चों के साथ जुड़कर उन्हें जीवन के तजुर्बों से रूबरू करवाने तक कोरोना वायरस महामारी ने बटरफ्लाई फील्ड्स के इनोवेटर्स को ये सीख दी कि जो वो कहते हैं उस पर अमल भी करें। इसीलिए उन्होंने कोरोना योद्धाओं के सामने चुनौतियों से निपटने के लिए नई चीजों को डिजाइन किया। इसी मकसद से आइसोलेशन बॉक्सेस बने जो इंक्यूबेशन हुड्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग साइज के फेस शील्ड्स, ताकि डेंटिस्ट से लेकर आंख के डॉक्टरों और जनरल फिजिशियन से लेकर सर्जन्स तक सबकी जरूरतें पूरी हो सकें। अब स्कूलों और दफ्तरों से भी मांग बढ़ने लगी है। ये सफर इंक्यूबेशन हुड्स के साथ शुरू हुआ, वहाँ से इसे बढ़ाया और पिछले 35 दिनों में लगभग 14 अलग अलग प्रोडक्ट्स ला चुके हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बेहद बहादुर हैं, जो डॉक्टरों की हिफाजत के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये हिम्मत की बात थी कि टेक्निकल टीम और काम करने वाले सभी लोगों ने लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन में रहकर ऐसी चीजें बनाई जिससे लोगों की जानें बच सकती थी। शुरुआत में हम बस 200 से 300 ही बना पा रहे थे, जबकि हमें 1000 बनाने थे। अब हमारा लक्ष्य 1 लाख है और हमने कुल 90,000 प्रोडक्ट्स बना लिए हैं। क्षमता बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इन महिलाओं की मेहनत ने ये मुमकिन कर दिया। पाँव से चलने वाले सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स से लेकर फ्रंट ऑफिस के लिए सेपरेटर्स हों या कारों के अंदर इस तरह के सेपरेटर्स जो ड्राइवर और सवारी के बीच एक दीवार बनकर रहती है। सही कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और अब वक्त है कि इन 2 घंटों में जो खबरें हमने आपको दिखाई उनमें से 5 खबरें आपके लिए चुनकर लाए। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और हमें बताइए, वोट में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबरें हैं जिसको आप और विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की 5 बड़ी खबरें आपके सामने। टिड्डियों का सबसे बड़ा आतंक, अब ड्रोन से निपटने की तैयारी, पहली खबर। दूसरी, श्रमिक ट्रेनों का बुरा हाल, 3 दिन में 9 मजदूरों की जान गई। नंबर 3 पर, उत्तर भारत में आज बारिश के आसार, सुहाना हुआ मौसम। नंबर 4 पर, सीबीएसई छात्रों को बड़ी राहत, जहां है वहीं दे सकते हैं एग्जाम। नंबर 5 पर, घोटालों के बीच हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष का इस्तीफा। तो ये है वो 5 खबरें। यूट्यूब पर जाइए एनडीटीवी इंडिया के न्यूज चैनल पर और वहां जाकर जरूर देखिए। फिलहाल आज गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।